हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वर्णजीत रोशन और मैं अपना प्रॉमिस निभाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कशन कर रहा था जेट के 2025 वाला सिलेबस में, तो पेपर वन जो 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें उसमें 40 प्लस नंबर कैसे लाएं, ये मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी और बताया था कि पूरे सिलेबस को कवर कैसे करेंगे। 10 यूनिट है। पहला यूनिट आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें 5 लेक्चर होगा। 5 लेक्चर में पहला यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो खत्म हो जाएगा। हर एक एग्जाम में यूजफुल होता है। अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं पेपर वन में, तो वहां भी सेम सिलेबस आता है। इस आज के क्लास में मैं पूरे की कंसेप्ट को चर्चा करूंगा। टीचिंग, लर्निंग और एजुकेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये बताऊंगा। 6 अलग अलग एक्सपर्ट, चाहे जॉन डीवी हो, थॉर्नडाइक हो, मॉरिसन हो, ब्लूम्स हो और इसी प्रकार के और भी कई एक्सपर्ट, जिनकी क्या अवधारणा है, उनकी मेन क्या थ्योरीज थी शिक्षण को लेके, टीचिंग को लेके, ये सब कुछ बताऊंगा। आज ये पहला लेक्चर है। इसके बाद 3 और लेक्चर आएंगे, तब तब जाके चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर वन के लिए कहीं भटक रहे थे, तो यहां पे आपको पूरा पेपर फ्री में करवाया जाएगा। बस आपको बने रहना है। इमेजिन करिए कि आप जब क्लास में हो और एक टीचर आपके क्लास में आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो टीचर बुक निकाल के पढ़ेंगे और आप बच्चे उससे सीख लेंगे? यह उनका होता है मन के अंदर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। टीचर जो है वो क्लास में सिर्फ बुक के नॉलेज को देने नहीं आता, बल्कि वो एक मिशन के साथ आता है। और मिशन होता है कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है यानी प्रीवियस नॉलेज है, उसको यूज करते हुए उसे एक हाई लेवल थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग लेवल तक के माइंडसेट में कन्वर्ट कर पाए, ताकि उसका फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट जो हो बहुत बढ़िया से हो पाए। और यही प्रोसेस है टीचिंग, या इसी को कहते हैं शिक्षा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम लोग सबसे पहले मेन डेफिनेशन समझते हैं कि क्या होता है टीचिंग। तो टीचिंग इज अ पर्पसिव सिस्टमैटिक एक्टिविटीज। मैंने जैसे बताया कि टीचर एक पर्पस के साथ आता है कि बच्चे को किस जगह पे है और उसे किस जगह तक सेफली ले जाना है बिना किसी हिंड्रेंस के। उसका एम होता है ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस। जो भी डिजायरेबल चेंज होगा, जो भी सब व्यवहारिक चेंजेस लाना होगा, वो टीचर पहले से उसको मिशन मोड में रखता है। लर्नर में वो क्या करता है, इस प्रकार के चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं, प्यूपिल होते हैं, उनमें इस प्रकार की चेंजेस लाना चाहता है। वो भी कैसे? तो एक प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू। यानी ऐसा नहीं है कि कोई टीचर सीधा सुबह में अपने घर से निकला, स्कूल गया, क्लास में जाके बुक से पढ़ा दिया। नहीं, एक बेस्ट टीचर होता है, वो पूरा प्लानिंग करता है कि कौन सा एग्जाम्पल को कहां देना है, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो पाए और उसके कौन से लेवल का डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं। यानी शिक्षण जो होता है एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है, जो योजनाबद्ध शिक्षण अनुभव के माध्यम से शिक्षार्थियों में वांछनीय परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखती है। ये मैंने आपको हिंदी में भी रख दिया। यानी शिक्षण जो होता है एक प्रोसेस होता है। टीचिंग जो एक प्रोसेस होता है, जो एम से शुरू होता है यानी उद्देश्य से शुरू होता है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है, एक व्यवस्थित तरीके से शुरू होता है और प्यूपिल या लर्नर के अंदर चेंजेस लाता है, बदलाव लाता है। और ये सब कुछ करने के लिए हमें पहले से एक स्ट्रक्चर्ड प्लान करना होता है। अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जिससे टीचिंग को और अच्छे तरीके से एक्सपेंड किया जा सके। तो टीचिंग का जो पहला की पॉइंट होता है कि ये इंटेंशनल और गोल ओरिएंटेड होता है। ये जो की पॉइंट्स हैं टीचिंग को और इलेबोरेट करेंगे और उसको और डेप्थ तक आपको समझने में मदद करेगा। अब बात है कि मैं क्यों कहूं कि टीचिंग जो है इंटेंशनल या गोल ओरिएंटेड होता है। इसका सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि क्या लगता है कि शिक्षक बिना सोचे, बिना पढ़ ऐसे ही तैयार होकर आ जाता है? तो जवाब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। वो पहले से क्या जानता है, उसको क्या क्या पहले से जानना होता है। टीचर जब क्लास में आते हैं उससे पहले उनको ये सब चीजें पता होती है कि आज हमें इन लर्नर्स को, प्यूपिल्स को, बच्चों को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों सिखाना है। ये सब कुछ पहले से करके आता है, तो इसका मतलब ये अनइंटेंशनल तो नहीं हो सकता, ये जो होता है इंटेंशनल होता है या इरादेतन होता है, यानी मन में पहले से इरादे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, मान लो एक गणित का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, वो आज प्लान करके आया कि मैं आज बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, तो उसके मन में रीजन होगा ना, आखिर क्यों सिखाऊंगी या क्यों सिखाऊंगा उसको। तो इसलिए ताकि वो बच्चे सही तरीके से जीवन में कभी जरूरत पड़े तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अपना हिसाब सही सही लगा सकते हैं। सेम तरीके से अगर कोई साइंस का टीचर होगा, तो आज मान लो सोच के आया है कि मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ताकि क्यों, उसका रीजन वो क्या सोच के आता है, ये सोच के आता है कि अगर बच्चे ह्यूमन बॉडी के बारे में जान जाएंगे, उनको इसके बारे में समझ हो जाएगी, तो वो जो है अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का भरपूर तरीके से देख रेख कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर कोई हिंदी का शिक्षक क्लास में जाता है, तो वो ये प्लान करके अगर मान लिया गया है कि आज मैं सुंदर लेख लिखवाऊंगा या सुंदर लेख लिखवाऊंगी, अब ऐसा क्यों सोच के जाता है, ताकि बच्चे जो है उस लेख के अंदर, यानी उस निबंध के अंदर, उस राइटिंग के अंदर में अपने मन के भाव को अच्छे रूप में, शब्दों के रूप में क्या कर पाए, प्रकट कर पाए, और उनके अंदर की वो चीजें जो जानना है वो क्या कर पाए, जान पाए। तो सही मायने में हमने इससे क्या सीखा, क्या की पॉइंट माइंड में रखना चाहिए कि हर एक्टिविटी का एक पर्पस है। यानी स्कूल के अंदर टीचर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो एक्टिविटी यूं ही नहीं होता, उसके पीछे एक पर्पस होता है, एक टॉपिक का एक स्पेसिफिक रीजन होता है कि ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका क्या कारण है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग होता है वो इंटेंशनल होता है, न कि अनइंटेंशनल। तो आज के बाद आप ये समझ के चलिएगा कि टीचिंग जो होता है वो इंटेंशनल होता है, यानी पहले से हमारे इरादे तय होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है कि ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। टीचिंग जो है ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन की क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि शिक्षक जब क्लास में आया तो बोलना शुरू कर दिया, तो क्या शिक्षक को आके क्लास में सिर्फ बोलना होता है? बोलो, बिल्कुल नहीं बोलना होता। आप बोलोगे आप भी तो बोल ही रहे हो, एक्चुअली ये वर्चुअल माध्यम में है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और आपका जो एक्सपेक्टेड आंसर होगा वो भी मैं ही दे रहा हूं, ताकि आप इस चीज को इजीली फील कर पाओ। तो शिक्षण का मतलब होता है बातचीत, सिर्फ बोलना नहीं, बातचीत करना होता है। और आप जानते हैं बातचीत कैसे होता है, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप कुछ बातें करते होंगे, सामने वाला उसका रिप्लाई देता होगा, फिर वो कुछ बातें करता होगा, आप उसका रिस्पॉन्स देते होंगे, तो ये प्रकार का एक क्या है, बातचीत होता है। यानी इससे तो एक बात समझ में आ गया कि ये वन वे लेक्चर तो नहीं है, यहां टू वे इंटरेक्शन होता है। टीचिंग का मतलब होता है एक पर्पसफुल बातचीत। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल। ये काम कैसे करता है, इसकी हायरार्की क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए एक शिक्षक क्लास में बच्चों को सवाल पूछता है, तो छात्र क्या करते हैं, जवाब देते हैं। फिर छात्र जो है वो अपना कंफ्यूजन बताते हैं कि मुझे यहां कंफ्यूजन हो गया सर। शिक्षक उसको फिर से समझाते हैं, एक नए एग्जांपल से समझाते हैं, और यही जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है वो होते रहती है। और नॉलेज का एक्सचेंज जो है स्टूडेंट टू टीचर और टीचर टू स्टूडेंट होते रहता है, जो टीचर ने पहले से इंटेंशनली अपना गोल को लेके क्लास में उपस्थित हुए थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए शिक्षक जो है क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ाने के लिए आए हैं, साइंस का एक टॉपिक है। तो क्लास में शिक्षक ने पूछा बताओ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि सर या तो मुझे समझ में आया या मुझे नहीं आता है। तो शिक्षक क्या करेंगे, फिर एक डायग्राम बताएंगे कि ऐसे एक पत्ता होता है, देखो ये सनलाइट है, यहां इसमें पत्तियां इसको खींचेंगी, रूट से उसको वाटर मिलेगा, प्रोसेस एक है, उसको बता देंगे, है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। अब शिक्षक जो है वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, फिर खाना बनता है, फिर एनर्जी कैसे बन रहा है, फिर यहाँ कन्वर्जन कैसे हो रहा है, इस सारा प्रोसेस वो एक एक करके बता रहे हैं कि किस तरीके से। अब छात्र उसको सुन रहे हैं, तो क्या ये टीचिंग है?
समझिएगा, यही सवाल पूछा जाता है। सही एग्जाम्पल लिख देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें से कौन सा उदाहरण टीचिंग को एक्सप्रेस करता है, तो आप क्या बताओगे। तो यहां समझना है कि जब भी टीचिंग के बारे में बात आए तो ये समझिएगा सामान्य बातचीत का प्रोसेस वहां होना चाहिए, यानी टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। समझिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो आपके माइंड के अंदर ये बातें एकदम फ्रीली मूव करना चाहिए। तो इस तरीके से एक क्या हो सकता है, एक लेक्चर हो सकता है, टीचिंग नहीं हो सकता। टीचिंग नहीं, टीचिंग में क्या होता है कि बच्चे कर रहे हैं, वो पूछेंगे कि सर ये वाला कैसे हो गया, अगर सनलाइट इसमें गया तो खाना कैसे बनना शुरू हो गया, एनर्जी कैसे बन रहा है सर, उसके बाद एनर्जी का कैसे यूज होगा, कौन कौन सा चीज यूज हो रहा है, इसमें ये चीज यूज क्यों नहीं हुआ सर। अगर इस तरीके का इंटरेक्शन और क्वेश्चन आंसर के साथ अगर चल रहा है तब इसे हम टीचिंग कहेंगे, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा। तीसरा की पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट होता है कि टीचिंग जो होता है एम चेंज करता है। टीचिंग एम जैसे चेंज लाना ही मकसद होता है टीचिंग का, इंपॉर्टेंट समझिएगा। पहले बताया कि ये गोल ओरिएंटेड होता है, इंटेंशनल होता है। दूसरा बात भी मैंने आपको बताया। तीसरी बात जो है कहता है कि ये आपके एम को चेंज करता है। जो बच्चों के मन में एक एम कुछ और होगा, उसको एक सही एम तक, प्रॉपर एम तक लाने का मकसद होता है। टीचिंग का मतलब सिर्फ मार्क्स देना है क्या? नहीं भाई, सिर्फ मार्क्स देना टीचिंग नहीं है। सिलेबस खत्म कर दीजिए कि मैंने अपना सिलेबस खत्म कर दिया है। आजकल के स्कूलिंग सिस्टम में ज्यादातर यही देखने को मिलता है। मैं भी कई स्कूल में पढ़ा चुका हूं, वहां भी यही मकसद होता है। वहां तक कि मैनेजमेंट भी यही चाहता है कि हमें बस सिलेबस कंप्लीट करा के बच्चों के कॉपी पूरा भरे होने चाहिए, सब कुछ, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सिलेबस खत्म करना, बुक पूरा कर देना, ये सब नहीं है। टीचिंग का मतलब होता है चेंज लाना। मतलब अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को समाप्त करके उसे एक सही नॉलेज देकर उसमें जो चेंजेस आया, ये टीचिंग है। हमेशा उसके नॉलेज को अपग्रेड करना, ये चेंज लाना, ये टीचिंग है। बच्चे का कॉन्फिडेंस को डबल करना, यहां जो चेंजेस आया, ये टीचिंग है। यानी अगर बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है तो इसे हम टीचिंग कहेंगे। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को पूरा कर देना टीचिंग नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये बात को ध्यान से समझ लिए और इसको एज अ टूल यूज करोगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही ये खत्म होगा ना, उसके बाद मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, ताकि आप इसको एमसीक्यू में कैसे करोगे, और जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं लाके रखूंगा। अब ये तीन तरीके के चेंजेस कैसे करते हैं टीचर? मैंने कहा टीचिंग का एम ही होता है चेंज लाना। बताया ना चेंज कैसे लाना है। हाँ, अब वो कैसे कैसे चेंजेस लाते हैं, किस किस लेवल पे चेंजेस लाते हैं, तो वो तीन लेवल पे चेंजेस लाते हैं। पहला होता है नॉलेज में चेंज, यानी नॉलेज में परिवर्तन। जैसे एग्जांपल के लिए, बच्चे को पहले फोटोसिंथेसिस नहीं पता था, लेकिन जब बताया गया कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहां पौधे सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड सबको यूज करके क्लोरोफिल के यूज के साथ वो अपना पत्तियों में खाना बनाते हैं, ये प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब बच्चे को ये बात समझ में आ गया कि जिस प्रकार से हमारे किचन में माँ चावल है ना और पानी को से चावल बनाती है, सब्जियों को काट करके सब्जी बनाती है, पल्सेस से दाल बनाती है, भुजिया बनाती है, और हम उस खाने को खाते हैं, वो एक प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस का नाम तो नहीं है, लेकिन पौधे भी इसी तरीके से अपना खाना बनाते हैं। वो सनलाइट से, पानी से, क्लोरोफिल से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है उनके पास, इनका यूज करके उनके लिए इंग्रेडिएंट है, इससे खाना बनाते हैं। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया उनको। तो अब ये बच्चे क्या था, जिसके पास पहले से नॉलेज नहीं था, अब उसके पास ये नॉलेज आ चुका है कि नहीं? बोलो आ चुका है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? समझ में आया कि पहला चेंजेस आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं एक वर्क दे रहा हूं, आपको ये वर्क दे रहा हूं कि आप मुझे बताओ है ना, कि और कोई एग्जांपल बता सकते हो जिससे चेंज आता है? बताओ जल्दी से, नॉलेज में परिवर्तन के लिए और कोई एग्जांपल दो, या अपने मन में एक एग्जांपल को सोचो। चलो, दूसरा एग्जांपल होता है स्किल में परिवर्तन करना। क्या करना? स्किल में चेंज करना। देखो, टीचिंग का एम है चेंजेस लाना।
तो चेंजेस कहां कहां ला सकते हैं? तो पहला, नॉलेज में चेंज ला सकते हैं। जैसे बताया मैंने कि पहले बच्चे को फोटोसिंथेसिस नहीं आता था, लेकिन समझा दिया, तब उसके नॉलेज में नया चीज आ गया कि नहीं, फोटोसिंथेसिस भूलो, आ गया। दूसरा होता है स्किल में चेंज आना, स्किल में परिवर्तन आना। कैसे? जैसे पहले बच्चा जो है ड्राइंग नहीं कर पाता था, जैसे आज भी मैं ड्राइंग नहीं कर पाता हूं, मान लो, तो उसके अंदर स्किल, ड्राइंग का स्किल है क्या? बोलो नहीं है, या बहुत कम लेवल पे है, बहुत पुअर लेवल पे है। लेकिन किसी टीचर ने उसको एक ऐसा टेक्निक बताया, ऐसा तरीका बताया कि अब बच्चा बहुत बढ़िया एकदम पोर्ट्रेट बना पाता है, किसी भी इंसान को देख के तुरंत उसकी फोटो बना देता है, किसी भी इमेज को इमेजिन करके तुरंत स्केच बना देता है। अब क्या हो गया? उसके अंदर एक नया स्किल डेवलप हो गया। तो स्किल में चेंजेस का मतलब एक नया चीज सीख रहा है, ये नॉलेज से डिफरेंट है। नॉलेज में क्या था कि एक नया चीज का ज्ञान हो गया, और यहां स्किल में क्या दिख रहा है आपको कि एक नई स्किल्स आई, जिससे एक नया टाइप का काम करना शुरू कर दिया। समझ आया? और तीसरा चेंजेस होता है उसके एटीट्यूड में चेंजेस लाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि पहला और दूसरा, ये दो चीज तो टीचर आज कर पाते हैं, तीसरा चीज नहीं कर पाते। तीसरा चीज नहीं कर पाते क्योंकि मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाता हूं, उनमें से बहुत सारे लोगों का एक कहना होता है कि मुझे साइंस पसंद नहीं, किसी को केमिस्ट्री पसंद नहीं, किसी को मैथ्स पसंद नहीं। अब आप ही बताओ, अगर आपको ना मैथ्स पसंद है, ना केमिस्ट्री पसंद है, ना फिजिक्स पसंद है, तो आप इनोवेशन को कैसे जानो? लेकिन आपको उस कैमरे में एकदम सुंदर फोटो आना चाहिए, और वो फोटो लाने के लिए जो इनोवेशन है वो कैसे आएगा? तो इसमें बच्चों का दोष नहीं है, इसमें दोष होता है टीचर का, क्योंकि वो टीचर उसके एम में चेंजेस करने में कैपेबल नहीं हो पाया। उस और कौन सा एम? उसके एटीट्यूड को चेंज नहीं कर पाया, उसके उस रियल प्रॉब्लम को नहीं समझ पाया। जैसे कोई बच्चा बोला कि मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, यानी ये उसका क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड है। लेकिन अगर उसको समझा दिया जाए कि मैथ्स कुछ और नहीं है बच्चे, ये तो आपके रियल लाइफ में जो आप देख रहे हो ना, जैसे आप दुकान गए, है ना, आपने दो टॉफी खरीदा और एक चॉकलेट और एक बुक खरीदा, टोटल कितने पैसे देने होते हैं कैसे नहीं बताते हो आप? बोलोगे सर जोड़ देते हैं। वही काम यहाँ है, वही काम यहाँ है। उसी को जब वर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो बच्चे लगते हैं हम जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन सही मायने में प्रॉब्लम क्या है कि वो उसे समझ ही नहीं रहा है, उसका उस सब्जेक्ट को लेके नेगेटिव एटीट्यूड है। अब अगर मान लो उस सब्जेक्ट को लेके किसी का नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, तो क्या वो उसके बारे में इंटरेस्ट लेगा? नहीं लेगा। तो हमें उसे पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तीन चेंजेस होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था क्या? नॉलेज में चेंज करना, दूसरा स्किल में चेंज करना, और तीसरा एटीट्यूड में चेंज करना। ये तीन चीजें आपको याद होना चाहिए। यानी एक इंपॉर्टेंट बात यहां आप क्या ध्यान में रख सकते हैं कि सारे के सारे चेंजेस जो होते हैं ऑब्जर्वेबल होते हैं, यानी आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? उसके नॉलेज में चेंज हुआ कि नहीं आप नहीं देख सकते क्या? आप नहीं समझ देख सकते, उसको सामने से देख पा रहे हो। उसके स्किल में चेंज हुआ आप नहीं देख सकते क्या? इसे इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। उसके एटीट्यूड में चेंज हुआ ये नहीं देख सकते क्या? हो सकता है, क्योंकि जिसको कल मैथ्स नहीं पसंद था जिसको मैथ्स पसंद है। तो शिक्षक को ये देखना चाहिए और इस पर कॉन्टिन्यूअसली काम करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि उसमें चेंज होगा, हमको कैसे पता चलेगा? तो पहले आप टीचिंग का कोर्स करिए, सही से पढ़िए। सिर्फ जाके अटेंडेंस बना के डिग्री लेके मत भइए भाई। टीचिंग एक बहुत पवित्र जॉब होता है, ये प्रोफेशनल है, ठीक है? ये जॉब नहीं है, एक प्रोफेशन है। आगे मैं चर्चा करूंगा भी कि जॉब और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है। लोग इसे जॉब के रूप में लेके आते हैं, जबकि ये प्रोफेशन है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, है ना? तो ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कैसे है? टीचिंग जो है ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कैसे है? ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। आपको लगेगा ऐसा क्यों? तो बहुत लोग तो सिंपल ये बोल देते हैं अरे पढ़ाने में क्या है, पढ़ाना तो हम भी पढ़ा लेंगे। जबकि टीचिंग जो है आसान नहीं है, बस बोल दो कि हम पढ़ाना है टीचिंग आसान है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है।
क्यों? क्योंकि टीचिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। अभी तक आपने जितना कुछ समझा उसके बेसिस पे भी आप तय कर सकते हो कि सही मायने में ये कितना गोल ओरिएंटेड होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों है समझिएगा, कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि किसी लोगों को सिर्फ मैथ्स में जोड़ने आ गया, अब उसको लगता है कि मैं किसी को भी मैथ्स पढ़ा दूंगा। नहीं, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया तो आप किसी को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज जरूरी नहीं है। यानी कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि उसमें क्या क्या चीज का जानकारी होना चाहिए। तो पहला होता है सब्जेक्ट नॉलेज, यानी अगर आप साइंस के, मैथ्स के, लैंग्वेज के या एसएसटी के टीचर हैं तो आपको पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाने से आप टीचर नहीं बन सकते, आपको साइकोलॉजी भी आनी चाहिए। और साइकोलॉजी क्या होता है कि बच्चे जो हैं उनका मन कैसे काम करता है, एक 5 साल का बच्चा के को कैसे सिखाया जाता है, वो कैसे सीखता है, वो कैसे सोचता है। लेकिन वही बच्चा जब 8 साल का हो जाएगा तो उसके सीखने के तरीके बदल जाएंगे। 10 साल का होगा तो उसे पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। 12 साल का होगा तो बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। और 18 साल का होगा तो सोचने का तरीका बदल जाएगा। और आपको ये साइकोलॉजी पता होगा तभी तो टीचिंग कर पाओगे। उन्हें किस बात का डर लगता है, 5वां साल का बच्चा, उसको किसी और चीज से डर लगता होगा। 10 साल के बच्चे को किसी और चीज से डर लगता है। 18 साल के बच्चे को किसी और चीज से डर लगता है। और 25 साल के बच्चे को किसी और चीज से डर लगता है। तो ऐसे उम्र के साथ साथ ही होता है। क्या आपको ये साइकोलॉजी पता है? क्या आप जानते हैं कि बच्चे के किस चीज से डर लगता है, वो कैसे सोचता है? ये सब कुछ समझाना जरूरी है। क्या आप है इसके पास? नहीं। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जब आप बच्चे को समझा रहे हैं तो आपकी जो बोलने की जो तरीका है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए कि एक बात का दो मतलब निकल रहा हो। दूसरा, पेशेंस होना चाहिए। अब मुझे कोई देख लो कितना पेशेंस है, पिछले 6 महीने से मैं क्लासेस बना रहा हूं। और जब मैं एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेस बना रहा था तो 50, 100, 200, और जब मैंने कुछ सामाजिक मुद्दे को लेकर बनाया तो 1000, 5000 व्यूज, 10,000 व्यूज आते हैं। तो अब बताओ कि कौन लोग क्या लेना चाहते हैं, क्या चीज फैल रहा है इस तरीके से। तो ये पेशेंस ही तो है कि फिर भी मैं उसको छोड़ के एजुकेशन के वीडियोस बना रहा हूं ताकि ज्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। धीरे धीरे ही लोग इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब कोई नहीं समझना चाहता, एक भी तो समझना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास मैनेजमेंट। एक क्लास 40 से 45 मिनट की होती है, कॉलेज वगैरह में 50-55 मिनट की होती है। अब इस 50 मिनट के अंदर किसी के माइंड को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। अब बोलोगे माइंड तो कंट्रोल ही रहता है। नहीं भाई, एक मन पे बहुत अच्छी कहावत है कि माला तो कर में फिरे, जिभे फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दसू फिरे, या तो सुमिरन नाही। यानी मन जो है वो दसों दिशाओं में घूमते रहता है। और इसे 40 से 50 मिनट तक कंट्रोल करना, अलग अलग एक्टिविटी में एंगेज करना, जो एम है, जो चेंजेस लेके हम आए हैं उसको उसमें इंप्लीमेंट करना और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखना, ये 50 मिनट के अंदर करना होता है। डिसिप्लिन में बच्चे रहे, उसके अंदर भय का वातावरण नहीं, अंडरस्टैंडिंग का वातावरण जाए, नॉलेज, स्किल्स, ये सब कुछ उसके अंदर भरे, चेंजेस आए। ये सब कुछ इसी 50 मिनट के अंदर करना होता है। और आप जानते हैं कि 50 बच्चों के समूह में 50 डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं। तो इतना आसान चीज ये नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि टीचिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज है। और इसीलिए मैंने आपको पहले ही लाइन में कहा था कि जो टीचिंग होता है ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। तो कभी भी ध्यान में रखिएगा, टीचिंग जो है वो आर्ट है और साइंस भी है। और पांचवा जो की पॉइंट है ये और भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन है। टीचिंग जो है वो एक प्लानिंग है और अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब बोलोगे ये प्लानिंग कैसे है? कैसे है प्लानिंग? इसीलिए है क्योंकि आप इसे, अगर बहुत लोग डायरेक्टली समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे होंगे उनके लिए बता दूं। आपको क्या लगता है कोई टीचर जब क्लासरूम में आता है तो बिना तैयारी का आता है? कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो अच्छा शिक्षक नहीं है।
आप बोलोगे क्यों, उसको तो सब कुछ याद है। नहीं, सब कुछ याद नहीं है। अभी मैंने बताया कि अच्छा टीचर होने, कॉम्पिटेंट टीचर होने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं रिक्वायरमेंट है, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। उसे और भी कई सारे नॉलेज, पेडागोजिकल अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, बेस्ट कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट है, क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है। और ये सब चीजें जो है वो हर बार बदलना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, बच्चों का माइंडसेट बदल रहा है, तो आपका माइंडसेट उनको समझाने के लिए डिफरेंट अप्रोच का जरूरत पड़ेगा, और आपके पास वो अप्रोच है नहीं, आप पुराने अप्रोच के साथ चल रहे हैं। तो एक पूरा का पूरा प्लानिंग होता है। अगर कोई कहता है कि मैं प्लानिंग करके नहीं आता, तो वो झूठ बोलता है या वो एक सही शिक्षक नहीं है। प्लानिंग में क्या क्या होता है, जैसे इंपॉर्टेंट बात, तो सबसे पहले एक होता है लेसन प्लान। जब सुने होंगे आप लोग, जो भी टीचर है सबको पता होगा कि लेसन प्लान होता है। लेसन प्लान में क्या होता है, लेसन प्लान में अगर मैं शॉर्ट्स में बताऊं तो क्या होता है कि पहले इंट्रोडक्शन होता है, कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टीचिंग को जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसी तरीके से इंट्रोड्यूस करना होता है। 5 से 10 मिनट तक टीचर एकदम उस टॉपिक को आपके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद वो जो कंसेप्ट लेके समझाने के लिए आए होते हैं, क्या ये हमें समझाना है, उसको 20 मिनट तक उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर एग्जांपल्स, आपको उस कंसेप्ट को समझाने के लिए और अलग अलग एग्जांपल्स देते हैं। आपसे छात्रों से, स्टूडेंट से, प्यूपिल से रिस्पेक्टिव सवाल पूछते हैं। और फिर लास्ट में पूरे क्लास में क्या सीखा, इसको समराइज करते हैं। अब ये सब कुछ करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया। इसके बाद वो मटेरियल तैयार करते हैं। तो प्लानिंग मैंने बता दिया, अब मटेरियल तैयार कैसे करेंगे। जैसे किसी चीज को समझाने के लिए चार्ट बनाते हैं, जैसे मैं आपके लिए लेके आया हूं, कई मॉडल्स बना के लाते हैं, पावर पॉइंट बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं कि आज इस चीज को समझाना है तो क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए तो नहीं कर सकते हैं, करेंगे ना। या मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसे इमेज बनता है, ये समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो सब सेटअप करना पड़ता है पहले से, ताकि उस 40 मिनट में अगर जाके सोचोगे हम वहीं जाके करेंगे तो 15 मिनट तो आपको सेटअप में लग जाएगा, तो क्या करोगे, नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल। इसके बाद वैसे रिलेवेंट एग्जाम्पल को वो कलेक्ट करते हैं जो डायरेक्टली उनके चीजों को क्या कर पाए, बहुत इजीली समझ पाए। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट प्लान करते हैं। ये असेसमेंट कैसे प्लान करेंगे, कि मतलब कैसे उसको असेस करेंगे कि जो बताया मैंने वो सीखा भी कि नहीं। इसके लिए वो क्या करते हैं, क्विजेस लेंगे, क्लास एक्टिविटी कराएंगे, रिटन टेस्ट लेते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, करवाते हैं कि नहीं जी। तो ये सारा कुछ जो है वो टीचर क्या करते हैं, ये सारा कुछ टीचर जो है वो करवाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। कौन सा टॉपिक कितने समय में खत्म करना है, इसकी प्लानिंग होती है। कि ये 3, अगर मान लो किसी पार्टिकुलर टॉपिक को 3 दिन में खत्म करना है चैप्टर को, तो 3 दिन में किस दिन में कितना करना है, कौन सा टॉपिक समझाने में ज्यादा समय लगेगा, किस टॉपिक को समझाने में कम समय लगेगा, ये सब तय किया जाता है और पहले से प्लान किया जाता है, पहले से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप समझ में आया कि टीचिंग जो है वो प्लानिंग क्या क्यों है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, क्योंकि यहां प्लानिंग भी करना पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन भी करना पड़ता है। अब बोलोगे ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे, तो इसमें होता है क्लासरूम में सबसे पहले ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासरूम को अरेंज करते हैं। जैसे बोर्ड किस जगह पे होना चाहिए, चार्ट को कहां रखें कि सबको दिखे, बेंचेस को कैसे ऑर्गेनाइज करें, एक्टिविटी करा रहे हैं तो एक्टिविटी में बच्चों को किस ऑर्डर में बैठाएं कि सबको दिख पाए, कि जैसे लेक्चर दे रहे हैं वैसे ही चार्ट भी दिखाएंगे, वैसे ही हम लोग एक्टिविटी भी कराएंगे। ये डम तरीका है, सब कुछ अलग अलग तरीके से होना चाहिए। इसके बाद मटेरियल ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे, इस तरीके से लिखते हैं कि सबको सही तरीके से एक्सेस मिल पाए। ऐसा नहीं कि वहां गए खोजते रहे कि कहां था, मिल ही नहीं रहा है। कई बार आप शिक्षक के तौर पर देखे होंगे कि टीचर को ऐसा दिक्कत हो ही जाता है, क्या ऑर्गेनाइज करके नहीं लाने की वजह से खोज रहे हैं, कभी फाइल ही नहीं मिल रहा है, कभी वो स्पेसिफिक पोर्शन का पार्ट नहीं मिल पा रहा है।
और सबसे इंपॉर्टेंट, वो रूटीन को मेंटेन करते हैं। जैसे एक शेड्यूल बना देते हैं ताकि स्टूडेंट को पहले से पता रहे कि कल सर क्या बताने वाले, कल मैडम क्या बताने वाली है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टीचिंग प्लानिंग भी है और ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, आई होप आ गया। अब हम लोग टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। टीचिंग को मैंने समझाया, डेफिनेशन समझाया, उसके बारे में बताया, उसके कितने की पॉइंट्स हैं उनको समझाया। अब बताता हूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि टीचिंग जो होता है वो पर्पोसिव होता है, यानी इसके पर्पस पहले से डिफाइन होते हैं, और वो भी पर्पस जो है एम के साथ डिफाइन होते हैं, उद्देश्य के साथ डिफाइन होते हैं। यानी हर एक टीचिंग का अपना उद्देश्य होता है, अपना एम होता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ले लो ना, सबसे आसान एग्जाम्पल है कि मान लो एक गणित का टीचर है और वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मान लो इन तरीकों या प्रॉफिट लॉस कुछ भी सिखा रहे होंगे। क्यों सिखा रहे होंगे? ताकि बच्चा जो है वो रोजमर्रा के हिसाब को कर पाए। पर्पस है ना। विज्ञान का शिक्षक उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा रहा होगा, और हिंदी के शिक्षक हो या हिस्ट्री के शिक्षक हो जो उनको इस तरीके से मदद कर रहा हो। यानी हर एक एक्टिविटी का अपना एक रीजन है, हर एक टॉपिक का अपना एक पर्पस है, हर एक वर्ड जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है उसका एक अपना मीनिंग है। कोई भी चीज बेकार का नहीं है, ये बात आपको समझना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है डेलिब्रेट। टीचिंग जो है का अगला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि टीचिंग डेलिब्रेट्स है। कैसे कैसे क्यों डेलिब्रेट्स कह रहे हैं हम टीचिंग को? टीचिंग को डेलिब्रेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ भी चीज रेंडमली किया नहीं जाता। सब कुछ, हर एक शब्द, हर एक एग्जाम्पल, हर एक चीजें सोच समझकर पूरे होशो हवास में किया जाता है। ये रेंडमाइज नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि टीचिंग जो है वो प्लान होता है, पहले से प्लान होता है। ये बहुत गलत तरीका आपको आजकल दिखता होगा कि आज जो हमको मन में आया सिखा देंगे। मैं पर्सनली कह रहा हूं कि मैं बहुत इंस्टीट्यूशन में जब काम करता था तो टीचर ऐसे सिंपल बोलते थे, आज जो मन में आया सिखा देते हैं सर, कुछ नया। मैं कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वो सीनियर टीचर्स हैं। टीचर अगर हैं तो उनको क्या बोलोगे आप? बट ये एवरेजली टीचर का काम होता है आज जैसा समझ में आया वैसा पढ़ा दिए, पहले से कोई प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि मुझे ये पूरे चैप्टर को पढ़ाना है तो मैं पहले ए सिखाऊंगा, फिर बी को सिखाऊंगा, फिर सी को सिखाऊंगा। लोग पहले सी को सिखा देंगे, अरे आज यही पढ़ा देते हैं, जो जिस चीज का सीजन चल रहा है वही पढ़ा दिए। ऐसे नहीं होता है, ये सही नहीं है। सच क्या है कि हमें ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना चाहिए, तब जाके वो सही तरीके से जो एम है और जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो सब कुछ आप इजीली ला पाओगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैथ्स का टीचर मान लो फ्रैक्शन पढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले वो फ्रैक्शन के मीनिंग को समझाएगा ना, यूनिट फ्रैक्शन को समझाएगा कि 1/3 का क्या मतलब है, 1/4 का क्या मतलब है, 2/5 का क्या मतलब है, ऐसा सिखाएगा। जब ये बच्चा समझ जाएगा तो जैसे एक एप्पल और दो एप्पल जोड़ना सिखाते हैं उसी तरीके से उस एक फ्रैक्शन और दो फ्रैक्शन को जोड़ना सिखाएगा, फिर उसी को सब्ट्रैक्ट करना सिखाएगा, मल्टीप्लाई करना सिखाएगा। बोलेगा नहीं नहीं हमको पहले जोड़ने आता है, फ्रैक्शन को जोड़ना सिखा दिए। अब उसको 1/2 और 1/3 पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि जोड़ने के लिए एलसीएम क्यों लेते हैं, उसको नहीं पता कि 1/2 अगर फ्रैक्शन है और 1/2 अगर रेशनल नंबर है तो दोनों में क्या मतलब है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये नहीं पता, लेकिन आप उसको जोड़ घटाव सिखा रहे हो। तो ये सब चीज क्यों होता है? क्योंकि वो शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक नहीं है, एक इंस्ट्रक्टर है। इंस्ट्रक्टर और शिक्षक में डिफरेंस होता है। जो टीचर को प्रोफेशन समझते हैं वो तो टीचर हैं, लेकिन जो टीचर को जॉब समझते हैं वो सही मायने में टीचर नहीं है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टीचिंग इंटरैक्टिव है। क्या इंटरैक्टिव है? मैंने बताया था ना, कम्युनिकेशन बताया था। हाँ, तो क्या बताया था उसके अंदर कि टीचिंग जो होता है वो इंटरैक्टिव होता है, यानी अंतःक्रियात्मक होता है। मतलब
टीचिंग में स्टूडेंट जो है सिर्फ सुनने वाले नहीं होते, मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना पहले, स्टूडेंट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ना कि टीचिंग एक सिंपल बोलचाल है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है। जैसे आप और अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, आपके भी कुछ सवालों को मैं ही बोल देता हूं क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो। तो इसी तरीके से कॉमन वर्चुअल चीजें होती है, बातचीत का एक माध्यम होता है। जैसे आप अपने घर में किसी के साथ बात करते हो किसी टॉपिक को लेके, क्या आपको कभी भी टेंस फील होता है? आप उसके लिए कभी सोचते हो? नहीं, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हो, वो सामने वाला उसका जवाब दे रहा है, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो एक तरीके से ये नॉलेज का ट्रांसफर कितना आसान होता है। अगर क्लासरूम में भी इसी प्रकार का माहौल के साथ पढ़ाया जाएगा तो मैं ये कभी नहीं, मैं इतना तो मान ही लेता हूं कि बच्चे कभी भी ये नहीं कहेंगे सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लगता है, ये मुझे आसान लगता है। कभी नहीं, सब कुछ उनको आसान ही लगेगा। काम कैसे करता है सही मायने में मैंने पहले बताया था कि शिक्षक बोलता है, छात्र सुनते हैं, फिर छात्र प्रश्न पूछते हैं, फिर टीचर उसका दोबारा जवाब देते हैं, फिर छात्र जवाब देते हैं, फिर कंफ्यूजन जो है अपना बताते हैं स्टूडेंट्स, और टीचर फिर से उसको समझाते हैं। और इस तरीके से ये टू वे फ्लो जो है वो चलते रहता है, जैसे बातचीत में होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब ये इंटरैक्शन क्यों जरूरी है? आखिर ऐसा इंटरैक्शन जरूरी है क्यों? क्योंकि अगर इंटरैक्शन रहता है तो स्टूडेंट इंगेज्ड रहते हैं, वो पार्टिसिपेशन का भाव आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो और भी बेहतर होता है। सिर्फ सुनने से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता, पार्टिसिपेट करने से बनता है, उसमें इन्वॉल्व होने से बनता है। जो बेसिक डाउट्स जो होते हैं रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं पार्टिसिपेशन से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? कि अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसे बोलने का अवसर मिलता है, 10 20 50 लोगों के बीच बोल पाता है। ये कॉन्फिडेंस मैं समझ सकता हूं, आप समझ सकते हो अगर आप इस फील्ड को फील करते हो। अगला करेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग डायनेमिक है। डायनेमिक क्यों है? डायनेमिक इसलिए है क्योंकि यहां पे डिफरेंट लर्नर्स हैं। बोलोगे डिफरेंट लर्नर्स कैसे? तो आप जानते हो ना, एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ा होगा, और नहीं तो आगे मैं बताऊंगा कि हर एक बच्चे जो होते हैं वो अलग माइंडसेट के होते हैं। किसी को डायग्राम पसंद होता है, किसी को वर्बली जैसे मैं कह रहा हूं वैसा समझना पसंद है, कुछ लोगों को प्रैक्टिकल करके समझना पसंद है। और शिक्षक का काम होता है कि वो सबको समझा। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले प्लान करना होता है। टीचिंग जो है प्लान्ड चीज है, अनप्लान्ड नहीं है। हमेशा इसको प्लान किया जाता है, शिक्षक को समझाना पड़ता है सबको। इसीलिए वो डायग्राम भी लेके आता है, वर्बल लेक्चर भी देता है और प्रैक्टिकल भी कराता है, ताकि हर एक कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे, प्यूपिल होंगे, उनको ये बात आसानी से समझ में आ पाए। समझ आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। अब आप लोग खुद बोलोगे कि सर आप तो कहां लेके आए हो? हाँ, तो मैं इसलिए नहीं लेके आया हूं बिकॉज मैं अकेला हूं टीम में, तो थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है ना। दूसरा चेंजिंग नीड्स है। डायनेमिक दूसरा क्या है? चेंजिंग नीड्स। कभी कभी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो टीचिंग मेथड भी बदलना पड़ता है। कभी क्लास बहुत शोर हो रहा है, मान लो कोई एक्टिविटी ऐसा प्लान किया कि बहुत ज्यादा शोर होने लगा, तो आप वैसे में उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको अपने एक्टिविटी को बदलना पड़ेगा। तो यानी चेंजिंग की भी नीड्स होती है कि नहीं? होती है। देखो चेंजिंग की नीड्स है, एक साथ कितने चीजें हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचिंग जो है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, बहुत वेरिएशन है इसके अंदर। एक रियल एग्जांपल भी ले लो। जैसे शिक्षक ने प्लान किया था कि आज लेक्चर दूंगा और नोट्स लिखवाऊंगा, ऐसा सोच के टीचर आए थे, लेकिन देख रहे हैं कि जब वो पढ़ाना शुरू किए तो बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनको इधर किसी को चूटी काट रहा है, तो किसी को कोई उंगली से नोच रहा है, तो किसी के बाल में पतंग उड़ा रहा है, कुछ भी ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करोगे? तो ऐसे केस में शिक्षक ने क्या किया, तुरंत अपना माहौल बदल दिया पढ़ाने का, और उसने क्या कर दिया, कुछ डायग्राम दिखा दिया।
उस डायग्राम को दिखा के एक गेम खेलने के लिए बोल दिया, या कोई वीडियो दिखाया, या कोई ऐसा इंटरेक्टिव एक्टिविटी कराया। अब देखो बच्चे जो इधर उधर कर रहे थे अब एकदम सजग हो गए, अरे भाई कुछ नया चीज आ गया। तो ये क्या हुआ, अचानक से चेंज हुआ ना। इसीलिए मैंने कहा कि टीचिंग जो है वो स्टैटिक नहीं, ये क्या है, डायनेमिक है। समझ में आया डायनेमिक क्यों है? बिल्कुल। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टीचिंग आर्ट एंड साइंस दोनों है। मैंने कुछ देर पहले इसके बारे में चर्चा की भी थी आपके साथ कि टीचिंग जो है आर्ट और साइंस है, यानी ये दोनों है, यानी एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। अब समझते हैं कि आर्ट क्यों है पूरा डिटेल में। मैंने अभी ब्रीफ में आपको कुछ देर पहले जब मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा था तो वहां पे किया था। तो आर्ट क्यों है, क्योंकि आर्ट के अंदर जनरली क्या क्या देखने को मिलता है, कोई चीजें आर्ट जब है तो उसमें क्रिएटिविटी होती है आर्ट के अंदर। तो देखो टीचिंग में भी क्रिएटिविटी है कि नहीं है? बोले भाई इसमें क्या क्रिएटिविटी है? तो क्रिएटिविटी ये है कि हम यहां पर ये सोचते हैं कि किस तरीका का यूज किया जाए कि बच्चे बहुत इजीली समझ पाए, उनको समझने में कोई डाउट ना हो, और वो सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेके हमारे साथ इंगेज्ड रहे। दूसरा इसमें इंट्यूशन होता है, जैसे जब आप कोई चीज को ड्रॉ करते रहते हो आर्ट में, तो आप एक ना इंट्यूशन करते हैं, ऐसे ना ऐसे होता तो और मजा आता देखने में, ऐसा तो और मजा आता। तो यहां भी एक इंट्यूशन है कि हम ये इंट्यूस कर लेते हैं कि बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, बच्चे को क्या मिलना चाहिए, ये कैसे महसूस करना है, ये सब कुछ टीचर को पता करना हो। इसलिए तो मैंने कहा था कि एक कॉम्पिटेंट टीचर वही होता है जिसको सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ पेडागोजिकल नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बहुत जरूरत होता है। उसमें उस टीचिंग में उसका अपना पर्सनल टच भी होता है, यानी हर शिक्षक अपने अलग अलग स्टाइल से पढ़ाता है, अपना अलग तरीका होता है, किसी चीज को बोलने का तरीका होता है। कोई बहुत भारी भारी शब्दों को बोलता है, कोई बहुत आसान आसान शब्दों को बोलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पैशन होता है। जैसे एक आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत पैशनेट होता है अपने आर्ट को लेके, उसी तरीके से टीचर भी बहुत पैशनेट होता है पढ़ाने को लेके, पूरा लगन होता है, पूरी मेहनत होती है उसके अंदर, हर कुछ एकदम आपको जुनून दिखेगा, आग दिखता है बच्चों को पढ़ाने और सिखाने को लेके। जैसे मैं आज पूरा का पूरा तैयार हूं कि मैं पूरा तक सबको ये 50 क्वेश्चंस में से 40-45 क्वेश्चन जो है आप सही कर पाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आप एक ले सकते हो कि एक जो शिक्षक हैं वो बहुत क्रिएटिव है और वो हिस्ट्री मान लो पढ़ा रहे हैं। बहुत लोगों को ये बहुत बोरिंग लगता है कि हिस्ट्री इतना समझने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, तो कैसे पढ़ाएंगे वो? तो वो क्या करते हैं, कहानी को एक ड्रामा के जैसा बताते हैं। जैसे मूवी में देखते हो ना, कैसे कहानी को एकदम आगे पीछे करके बताया जाता है कि 3 घंटे आपको बांध के रख लेते हैं वो। तो एक ड्रामा मतलब उस जो किरदार है उस हिस्ट्री के कहानी में, उसमें कुछ लोगों को चुनते हैं वो, और जो जिस नेचर के होते हैं उनको वो रोल दिया जाता है। हम लोगों ने तो किया है, आप लोग भी किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अलग अलग कैरेक्टर्स बनवाते हैं और रियल लाइफ सबको डायलॉग्स देते हैं, और ये सब करने के बाद बच्चे को लगता है ऐसे कुछ था, तो बाद में बता देंगे अच्छा ऐसे 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 ही हुआ था हिस्ट्री में, ऐसे ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था। अब उनको बच्चे को पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट याद, पूरा माइंड में सेट। तो ये कला ही तो है, ये कला है या नहीं है? अब मामला है कि टीचिंग साइंस क्यों है भाई? कला है तो समझ गए ना, साइंस क्यों है? क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड होता है। आप किसी भी मेथड को यूं ही अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एविडेंस बेस्ड उसे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। उसके प्रिंसिपल होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का पालन करना पड़ता है, और साइंटिफिक अप्रोच लेना पड़ता है। कोई भी अप्रोच नहीं चलेगा कि ऐसे ले लिए, एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। आजकल तो मैं देखता हूं यूट्यूब पे कभी कभी कुछ ऐसे टीचर है कि कोई उलूल जुलूल तरीका ले आए, उठा के ऐसे करके सॉल्व कर दिया, और कहेंगे इनका बहुत बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। वो अप्रोच नहीं है। आप 10 घंटे 1 घंटा बैठ के सोच रहे हो कि इसको क्या करें कि जल्दी आंसर आ जाए, बस लगा दिए, वो अप्रोच नहीं होता है। हमें साइंटिफिक अप्रोच सिखाना होता है बच्चों को। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्यों है, यहाँ टेस्टिंग होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी टेस्ट होता है,
यानी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं कि जिन्होंने क्या मैंने जो आपने मेथड यूज किया उसका टेस्ट कैसे होगा, रिजल्ट से, है कि नहीं, उसके नॉलेज से, उसके स्किल में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यही चीज देख के तो आप बता पाओगे कि वो टेस्टेड है कि नहीं। तो टेस्ट तो करते हैं ना हम हर चीज को, बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए ना, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं ब्लूम, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार जो टीचिंग कैसे अलग तरीके से किया गया, उन्होंने पूरा टेस्ट करके बताया ना ब्लूम ने कि कैसे टीचिंग को करना। अभी आगे बताएंगे, ये सारे कुछ बताएंगे सारे लोग के बारे में। पियाजे, उन्होंने डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए और एकदम प्रूफ करके बताया कि ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे, अभी बताऊंगा। अभी टीचिंग को लेके ब्लूम्स ने और पियाजे ने क्या क्या बताया, ये सब कुछ बताएंगे अभी, तुरंत ही आगे चलेगा इसका लेक्चर। असेसमेंट से सीखा जाता है, चेक किया जाता है, डेटा ड्रिवन डिसीजन लिया जाता है, ये सब कुछ किया जाता है और ये सब कुछ जो है एक साइंस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए हमने कहा कि ये सब कुछ क्या है, साइंस भी है और ये टीचिंग आर्ट्स भी है। यानी टीचिंग जो है वो पैशन भी है, टीचिंग जो है वो प्रिंसिपल भी है, टीचिंग जो हार्ट भी है, टीचिंग जो माइंड, दोनों है। यानी टीचिंग आर्ट है तो साइंस भी है, टीचिंग अगर हार्ट है तो माइंड भी है, टीचिंग अगर पैशन है तो ये प्रिंसिपल भी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। और छठा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशनल। टीचिंग जो होता है प्रोफेशनल होता है। बहुत लोग इसको जॉब मानते हैं, नहीं है जॉब। क्यों, समझिएगा। टीचिंग एक प्रोफेशन है, एक जॉब नहीं है। क्यों, क्योंकि जॉब जो है वो कोई भी कर सकता है। जॉब जो है अपने लिए काम करते हैं, इसके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं होता कि इसको सिखाना है, ऐसा करना है, एक परफॉर्मेंस देना है। जबकि प्रोफेशन क्यों है, क्योंकि इसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये सोसाइटी के लिए काम करते हैं, इसमें इथिक्स के स्टैंडर्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कर लोगे। हम उस स्टैंडर्ड, एथिक्स के उस स्टैंडर्ड पे हम टीचिंग करते हैं जिससे समाज में कोई दुर्भावना ना फैले, लोग से नफरत ना करें। इसकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है टीचिंग के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ले सकता है। टीचिंग एक प्रोफेशन क्यों है, इसलिए क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक कंपेटेंस चाहिए। जैसे इसको हर कोई नहीं कर सकता। एक अच्छा टीचिंग करने के लिए, यानी एक अच्छा टीचर के लिए क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, यानी विषय का गहराई से ज्ञान होना चाहिए। उसके पास डिफरेंट टीचिंग स्किल्स होने चाहिए। इस चीज को कैसे सिखाएं, क्या करें, इसके अंदर नहीं करें, कौन सा एग्जाम्पल दें। कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट होता है। अच्छे से बोलना, क्लियरिटी दिखना चाहिए आवाजों में, ताकि आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो क्लियरली दिखे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस, सब्र। कभी कभी आप पूरा मेहनत करोगे और आपको फल नहीं मिलेगा, तो आपको टीचर को पेशेंस भी रखना पड़ता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि 40 मिनट की क्लास मैंने ली और बच्चे कुछ ना समझे, तो जनरली लोग उसमें आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त पेशेंस रखना चाहिए और रखना चाहिए, और तुरंत अपने मेथड्स को चेंज करने चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम था, नहीं हो पाया, इस पे काम करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी। क्योंकि अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं होगा तो आप कैसे समझोगे। इसीलिए हर एज ग्रुप के बच्चों की अलग साइकोलॉजी होती है। जिसे तो मैंने कहा कि ये टीचिंग जो है सिर्फ एक जॉब नहीं, एक प्रोफेशन है, और एक क्या है, एथिक्स पे काम करता है। इसमें एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे अगर एक माइनिंग कंपनी है, वो क्या करता है, माइनिंग करना शुरू कर दिया, वो जॉब है उसका, वहां जो वर्कर है उनको थोड़े मतलब है, उनको है कि भाई ब्लास्ट करके निकालेंगे, धूल उड़ रहा है, गर्दा उड़ रहा है, लोगों का चेहरा में जाएगा, लोग कैंसर से मरेंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन टीचर में ऐसा नहीं है, यहां पे एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। यानी समाज में जो नियम है, मर्यादा है, उसको बचा के रखा जाता है। शिक्षक को सही तरीके से काम करवाना होता है, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है। ये नहीं कि बच्चा नहीं पढ़ता है,
ये एकदम इस प्रकार खराब बच्चा ऐसा नहीं बोलता है, नहीं बोलना चाहिए टीचर को, और बोलता भी नहीं है। टीचर नहीं बोलता है, बोल रहा है तो टीचर नहीं है। उसकी कमियों को चार लोगों के बीच नहीं दिखाया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसके अंदर एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं। एक आदमी फिल्मों में काम करता है, उसके फिल्म में दिखाने से जो चीजें, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे समाज प्रभावित होता है, क्या वो करता है? नहीं, क्योंकि वो जॉब है उसका। अगर वो टीचर होता, एक टीचर समाज को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है, समाज के एथिक्स को कभी ब्रेक नहीं करता। इसके साथ साथ यहां पे अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी शिक्षक को अकाउंट देना होता है कि स्टूडेंट क्या सीख रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो किस लेवल पे हो रहा है, नहीं हुआ तो आखिर क्यों नहीं हुआ, बच्चे अपना बेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। ये सब जवाबदेही एक शिक्षक के ऊपर होती है। इसीलिए तो कहा कि टीचिंग जो प्रोफेशन है, क्योंकि इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। अब कुछ एक्सपर्ट हैं जिन्होंने टीचिंग और लर्निंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। इसमें पहले एक एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जॉन डेवी। जॉन डेवी जो है, उनका जन्म 1859 में और उनकी मृत्यु 1952 में हुआ था। इन्होंने क्या दिया, मैं इनके बारे में डिटेल अभी नहीं करा रहा हूं। जब एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को एक बार पूरा आता है इनके बारे में, इनकी थ्योरी जब चर्चा कराऊंगा उस समय इनके बारे में डिटेल में कराऊंगा। तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ। इन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? तो एक्सपीरियंस का और ग्रोथ का, यानी शिक्षा, अनुभव और विकास की प्रक्रिया है। कैसे है ये भाई? क्या कहना चाहते हैं डेवी इसमें? डेवी ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ किताब पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, यह अनुभव से सीखना है, यह विकास है, ग्रोथ है। यह डेवी सही मायने में कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सिर्फ किताब से सीखना, सिर्फ किताब से सीखना, बाइसाइकिल कैसे चलाते हैं यह बुक में लिखा हुआ है कि साइकिल या बाइसाइकिल कैसे चलाते हैं, लेकिन गिर जाएगा जब बच्चा चलाएगा। सही बात है या नहीं है? किताब में लिखा हुआ है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, बच्चे को पढ़ा दो पूरा का पूरा, याद भी हो गया उसको, अब उसको साइकिल दे दो, क्या वो साइकिल चला पाएगा? वो गिर जाएगा पहली बार में। लेकिन पहले पढ़ने के बाद अब अनुभव से सीखेगा कि मैं बाइसाइकिल पे बैठा हूं, एक बार गिरा, फिर चला, अब सीखा। समझ आ रहा बात? कि पहले चलाएगा, वो गिरेगा, फिर जाके पढ़ेगा गिरे क्यों, फिर वो काम आके यहां सीखेगा, फिर वहां जाके देखेगा ये यहां प्रॉब्लम क्यों हुआ। जब इस तरीके से प्रैक्टिकल भी करेगा, थ्योरी भी करेगा, और दोनों जब मिल मिल के ऐसे चलते रहते हैं, तब जाके वो लास्ट में साइकिल चलाना सीख जाता है। तो यही काम कहना चाहते हैं कौन? जॉन डीवी जो हैं, इसलिए वो कहते हैं। समझ आया? जॉन डीवी इसलिए कहते हैं। दूसरा बिंदु है ग्रोथ। दूसरा बिंदु है ग्रोथ। एग्जाम्पल समझिए। पहले बच्चे को लगता था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे किसी को साइंस डिफिकल्ट लगता है, मैथ डिफिकल्ट लगता है, तो बोलेंगे ना कि मुझे मैथ डिफिकल्ट लगता है। तो पहले उसके पास क्या था? कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अब वो सीखने के बाद कहता है कि अब मैं इसे कर सकता हूं, अब मैं भी क्लास में फर्स्ट आ सकता हूं। अब क्या हुआ? उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया और स्किल भी डेवलप हुआ, तभी तो वो कर पा रहा है। तो कॉन्फिडेंस और स्किल दोनों मिलने के बाद यही तो ग्रोथ कहलाता है। और टीचिंग का मकसद ही होता है ग्रोथ करवाना। क्या करवाना? ग्रोथ करवाना। क्या ग्रोथ? फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एक्सेट्रा, इन सब तरीके का ग्रोथ कराता है कौन? टीचिंग। ये सारे ग्रोथ टीचिंग की मदद से पूरा होता है। समझ में आया? अगले एक एक्सपर्ट है बीएफ स्किनर। कौन है? बीएफ स्किनर। इन्होंने कहा कि शिक्षण पुनर्बलन की परिस्थितियों की व्यवस्था है।
पुनर्बलन का मतलब होता है री इन्फोर्समेंट, यानी टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसीज ऑफ री इन्फोर्समेंट, यानी बार बार उसको री इन्फोर्स किया जाए। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि उसको क्या करो, एक बार बताओ, फिर उसको पनिशमेंट और क्या बोलते हैं, पनिशमेंट दो, और फिर उसको उसके बारे में डिजायर रिजल्ट दो। इस तरीके से सिखाना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली के ऊपर और कुत्ते के ऊपर, कुत्ता बिल्ली के ऊपर शायद किया था। तो कहना चाहते हैं कि टीचिंग में री इन्फोर्समेंट का रोल होता है कि अगर नहीं हुआ तो फिर से उसको करो, जहां गलती हुआ पहले उसको करने दो, गलती हुआ फिर से उसको रीइंफोर्स करो, फिर से रीइंफोर्स करो, ऐसे करते रहना है। यानी पुनर्बल देना है, रिवॉर्ड देते रहना है ना। रिवॉर्ड और इनकरेज, ये दो चीज करते रहना है। रिवॉर्ड देना है और इनकरेज करना है, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। अब ये रीइंफोर्समेंट दो तरीके से दे सकते हैं, एक पॉजिटिव तरीके से। तो पॉजिटिव तरीके से कैसे करेंगे, जब कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा हो तो उसको रिवॉर्ड दो। जैसे अगर कोई सवाल पूछा आपने क्लास में और बच्चे ने सही जवाब दिया तो बोलो शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। लेकिन इससे क्या होगा, इससे बच्चे के अंदर बहुत खुशी होगी और अगली बार वो और मेहनत करके फिर से वैसा करने के लिए सोचेगा। जबकि एक होता है करोसिव या करेक्टिव रीइंफोर्समेंट, यानी जब कोई बच्चा जो है कोई काम गलत कर दिया तो उसे डांटना नहीं है, उसको सही काम करने के लिए प्रेरित करना है। जैसे आपने पूछा भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो बोल दिया लालू यादव, तो आप उसको मारो नहीं, उसको ये बोलो कि आपने जो बताया वो सही नहीं है, दोबारा सोचो क्या हो सकता है। यानी आप उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उसको पता चलेगा कि मैंने गलत कहां किया था, कहां क्या सही है, ये बात वो इस पे सोचने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। यानी स्किनर जो है सही मायने में कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट से ही छात्रों को सही और गलत की समझ आती है, और इसी के मदद से वो अगले बार क्या करते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो जब भी रीइंफोर्समेंट की बात आती है किसी क्वेश्चंस में, तो वहां पर बीएफ स्किनर का नाम सबसे पहले आता है। जब न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा ना आपको तब समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव जब कराऊंगा तब ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं समझाऊंगा। अगले दो और साइकोलॉजिस्ट हुए, मॉरिसन और ब्लूम। तो सबसे पहले मॉरिसन के बारे में बात करते हैं। मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण अनुभव व्यवस्थित करने का कार्य है, यानी टीचिंग इज अरेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। टीचिंग जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अरेंज करने का काम है। देखो सारे ना लगभग एक ही बात कहना चाहते हैं, बट अलग अलग लेवल पे। जैसे कोई साइकोलॉजिकल डोमेन पे कहना चाहते हैं, कोई फिजिकल डोमेन पे कहना चाहते हैं, समझ रहे बात। तो इस तरीके से ये क्या कह रहे समझिएगा कि जितने लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, यानी जो भी कुछ आपने सीखा है उन सब को एक तरीके से अगर अरेंज करें एक ऑर्डर में, यही लर्निंग है, सॉरी यही टीचिंग है। यानी शिक्षक का काम सिर्फ सिखाना नहीं है, उसका काम एक्सपीरियंस को चेंज कराना है। क्या कराना है, एक्सपीरियंस को चेंज कराना है। जैसे बच्चों को मान लो लैब में ले जाओ उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक क्या हुआ, उसका एक एक्सपीरियंस है। मान लो कभी बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। उस बच्चे से प्रोजेक्ट बनवा लो, ये भी तो एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है। ग्रुप डिस्कशन का एक कंपटीशन करवा दो, वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंस है। और यही एक्सपीरियंस जो है बच्चों को बहुत अधिक कुछ सीखने के लिए क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं। और शिक्षक का असली काम यही है कि उसको क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस से उसको सिखाना है। समझ में आया। तो अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। अब एक है बेंजामिन ब्लूम, इनके बारे में डिटेल थ्योरीज पढ़ना है बेंजामिन ब्लूम के बारे में। अभी हम लोग बस यहां पे देखेंगे कि टीचिंग में बेंजामिन ब्लूम ने क्या कहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि टीचिंग इज अ सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज डिजाइन टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक प्लान्ड एक्टिविटी को डिजाइन किया जाता है,
और यही जो है वो टीचिंग कहलाता है। यानी शिक्षण जो है वो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की गतिविधियों की श्रृंखला है। कैसे, क्या मतलब, इसको सिंपली ब्लूम क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि टीचिंग में दो चीजें हैं, एक होता है प्लानिंग और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर्ड टीचिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल आ जाओ भाई, बिना एग्जाम्पल के कैसे समझोगे? मान लो कि मैं आपको केमिस्ट्री सिखा रहा हूं, एटम एंड देयर मॉलिक्यूल्स या एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले उसका एक प्लान एक्टिविटीज में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, कि कैसे मैं एटम को डिफाइन करूंगा, फिर उसको रिएक्टिव लेवल पे ले जाऊंगा और उसके बाद फिर मॉलिक्यूल को बताऊंगा। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि जैसे इतने बड़े बिल्डिंग्स में बनाने के लिए छोटी से जो है वो ईंट की जरूरत पड़ी, तो इस बिल्डिंग के लिए ईंट जो है वो क्या है, एक एटम है। मतलब एक यानी जब मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा होगा उस समय मेरे दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि एटम को बहुत छोटा दिखाना है। और जैसे आप बिल्डिंग इतना बड़ा देखते होगे, जब ईंट का नाम सुनते होगे तो आपके दिमाग में इतना बड़ा बिल्डिंग इतना छोटा ईंट में कन्वर्ट हो जाता होगा और आपको लगता होगा कि सर किसी छोटे चीज की बात कर रहे हैं। तब जाके उसके माइंड में बात आएगा कि जब भी वो एटम की बात सुनेगा तो उसको लगेगा कि बहुत छोटे चीज की बात हो रही है। फिर मैं कंसेप्ट को समझाऊंगा कि कैसे एटम जो होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते, एटम किसी से रिएक्शन नहीं करते। एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज, अलग अलग क्वेश्चंस पूछूंगा और लास्ट में पूरे लेक्चर का समरी दूंगा, तब जाके उनको समझ में आएगा। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, स्टूडेंट को रिएक्शन समझ में आ जाए, है कि नहीं, फॉर्मूला उनको याद हो जाए और वो एक्सपेरिमेंट जब करें तो उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। यही ब्लूम्स का डेफिनेशन है कि आपको दो तरीके से करना है, एक क्या है प्लानिंग करना और दूसरा होता है उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स। ये ब्लूम बस यही दो चीज कहते हैं। अब टीचिंग लर्निंग में क्या डिफरेंसेस हैं और फिर लास्ट में देखेंगे कि ये एजुकेशन क्या है। पहले टीचिंग को समझेंगे, फिर लर्निंग को, और फिर जो है वो इनके बीच के डिफरेंस को देखेंगे और फिर एजुकेशन को। तो अभी तक आप टीचिंग के बारे में ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। तो टीचिंग जो होते हैं, लर्निंग है और एजुकेशन, ये तीन अलग अलग वर्ड हैं और तीनों के क्या क्या मीनिंग है आज आप समझ लो, क्योंकि तब जाके आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि तीनों अलग कैसे हैं। बहुत लोग इसको सेम मानते हैं लेकिन रियली ये क्या है, अलग अलग हैं। टीचिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, यानी इसको स्टार्ट करने के लिए एक शिक्षक होता है और उसी का ये इनिशिएटिव होता है, यानी एक प्रोसेस होता है जो एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करता है अमंग द स्टूडेंट्स। ये फॉर्मल टाइप होता है, जनरली फॉर्मल होता है, स्कूल में कॉलेज में अपने जो टीचर पढ़ाते हैं वो जनरली टीचिंग का पार्ट है। इसका डायरेक्शन देखोगे तो जनरली ये जो होते हैं वन वे होते हैं, लेकिन ये टू वे होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक शिक्षक कहता है कि मैं आज फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा हूं, तो वो क्या है, वो एक टीचिंग है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, इसका मतलब नॉलेज को अक्वायर करना। ये लर्निंग सिर्फ स्टूडेंट को नहीं करते, टीचर भी लर्निंग करते हैं। बट जनरली हम लोग देखते हैं कि इसको स्टार्ट कौन करता है, तो स्टूडेंट जो है वो सीखना स्टार्ट कर लेते हैं और उसकी जिज्ञासा होती है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। फॉर्मल अगर वो क्लासरूम में सीख रहा है तो फॉर्मल है। डायरेक्शन का बात करेंगे तो ये लर्नर सेंटर्ड होता है, बच्चे जैसे सीखना चाहते हैं या जो भी लोग जैसे सीखना चाहते हैं वैसे सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, एक क्या है, एक लर्निंग है। यहां पर कोई फॉर्मल टीचर आपको क्लासरूम जैसा नहीं, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, पढ़ाते रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ कि लर्निंग जो है बिना टीचिंग के हो सकता है, यानी कोई लोग किसी चीज से भी सीख सकते हैं। लर्निंग के लिए टीचिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं होती है, समझ आ रहा है ना। जैसे हर एक रेक्टेंगल जो होता है, हर एक रेक्टेंगल जो है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो उसी तरीके से है कि जो लर्निंग जो है वो बिना टीचिंग का पॉसिबल है, लेकिन टीचिंग से भी लर्निंग होता है, प्लान्ड लर्निंग होता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब एजुकेशन क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यानी एजुकेशन का मीनिंग हुआ आपका पूरा डेवलपमेंट,
और पूरा डेवलपमेंट यानी टीचिंग और लर्निंग का मिक्सचर आप कह सकते हैं, यानी सिर्फ एक एकेडमिक नहीं होता, आपका पूरा व्यक्तिगत बदलाव या पर्सनल चेंजेस होता है। इसके अंदर टीचिंग और लर्निंग दोनों इंक्लूड होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। ये एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रक्रिया है जिसके अंदर ये हर इंसान के अंदर हमेशा लाइफ लॉन्ग तक ये एजुकेशन चलते रहता है, इसका डेवलपमेंट होते रहता है। एजुकेशन में क्या क्या शामिल होता है, किस किस चीज को एजुकेशन के अंदर शामिल करते हैं, तो जितने भी एकेडमिक नॉलेज, साइंस, मैथ, भाषा, एसएसटी, सबका स्किल डेवलपमेंट होता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, लीडरशिप स्किल एक्सेट्रा। इस सारे प्रकार के स्किल जो होते हैं एजुकेशन में डेवलप होते हैं। वैल्यू डेवलपमेंट होता है, एथिक्स, ऑनेस्टी, कंपैशन, रिस्पांसिबिलिटी, ये सब चीजें जो है वो एजुकेशन के अंदर डेवलप्ड होती है। कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, यानी आप सही को सही, गलत को गलत, इन सब चीजों का ज्ञान जो है वो बहुत आसानी से पता कर सकते हो। इससे सामाजिक डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। यानी ये सारे टाइप के जो डेवलपमेंट हैं वो एजुकेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए स्कूल एजुकेशन जो है वो क्या है, एक एजुकेशन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चा सब कुछ होता है, वहां पे वो सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ बोलना सीखता है, वैल्यूज सीखता है, अपने से बड़े लोगों को करने रिस्पेक्ट करने के लिए, टीचर को रिस्पेक्ट करने के लिए, समाज के लोगों को रिस्पेक्ट करने के लिए। उसके साथ अलग अलग प्रकार का स्पोर्ट्स खेलता है, यानी वहां पे उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कई प्रोजेक्ट करता है जिससे उसका प्रैक्टिकल डेवलपमेंट होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है। वो क्लासरूम को साफ सुथरा रखता है, कोई तरीके तोड़फोड़ नहीं करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और ये सब कुछ जो है एजुकेशन के अंदर ही शामिल है। इसके लिए स्कूल में अगर कोई बच्चा जाता है पढ़ने तो वो सही मायने में एजुकेशन के लिए जाता है। तो एक की पॉइंट आपको माइंड में क्या रखना है कि टीचिंग एक कंपोनेंट है किसका, एजुकेशन का। एजुकेशन, जब भी बात एजुकेशन करते हैं तो टीचिंग उसका एक क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। लेकिन एजुकेशन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा है। यानी एक वर्ड में अगर बोले तो एजुकेशन जो है टीचिंग, लर्निंग और इसके साथ साथ और बहुत कुछ सबको जोड़ दोगे तब जाके वो एजुकेशन बन पाता है। यानी टीचिंग का मतलब होता है शिक्षक कक्षा में सिखा रहे हैं एकदम फॉर्मल तरीके से, तो टीचिंग है। बच्चा बुक पढ़ रहा है या टीचर सिखा से सीख रहा है या किसी भी और सोर्स से जैसे आप मुझसे सीख रहे हो, ये सब कुछ लर्निंग के अंदर आता है। और बच्चा अगर स्कूल में सीख रहा है तो वो एजुकेशन के अंदर आता है। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो आज का ये पहला लेक्चर यही खत्म होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, और जिसके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इस सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर से ही आते हैं। तो जिसके अंदर टीचिंग के मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, 3 लेवल के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को विस्तार से समझेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आना ही आना होता है, और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लेक्चर को देखते रहिए, सीखते रहिए, और हमारा प्रयास है कि आप सब लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए और सब लोग अपने अपने मन में जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करिए। बस अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इतने प्यार से इतने समय तक आकर इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।